नमस्कार। आज हम आयुर्वेद के एक बहुत ही अहम ग्रंथ अष्टांग हृदयम इसके नजरिए से उच्च रक्तचाप यानी हाइपरटेंशन को समझने की कोशिश करेंगे। जी। हमारे पास आयुर्वेदिक मैनेजमेंट ऑफ हाइपरटेंशन अष्टांग हृदयम पर्सपेक्टिव पर कुछ जानकारी है और इसमें भी खास तौर पर सूत्र स्थान का 13वां अध्याय है दोषोपक्रमणीय अध्याय। जी हाँ। तो ये देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा कि वाग्भट्टाचार्य का ये जो प्राचीन ग्रंथ है वो आज की इस आम समस्या के बारे में क्या इशारे देता है। बिल्कुल। देखिए, हमारा मकसद ये समझना है कि उस वक्त शायद हाई ब्लड प्रेशर जैसा शब्द ना भी रहा हो, पर आयुर्वेद इसके जो मूल कारण हैं, जो लक्षण हैं, उनको कैसे समझता था, कैसे संभालता था। हाँ, ये समझना जरूरी है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं ये अष्टांग हृदयम। नाम सही ले रहा हूँ ना मैं? अष्टांग हृदयम। हाँ, बिल्कुल सही, अष्टांग हृदयम। ये है क्या आखिर? देखिए, ये आयुर्वेद के जो 3 सबसे बड़े और मुख्य ग्रंथ है ना, जिन्हें बृहत्त्रयीज कहते हैं, उनमें से एक है। आचार्य वाग्भट ने इसे लिखा था। अच्छा। और इसमें आयुर्वेद के जो सिद्धांत हैं, शरीर कैसे काम करता है, रोग क्या हैं, क्यों होते हैं, उनके लक्षण, उनका इलाज, इन सब का बड़ा ही व्यवस्थित मतलब एक कंसाइज वर्णन है। कहते हैं कि चरक और सुश्रुत संहिता के मुकाबले इसे समझना थोड़ा सा आसान है। ओके। और ये जो 13वां अध्याय है, दोषोपक्रमणीय अध्याय, इसका आपने जिक्र किया, इसका मतलब क्या है, किस बारे में है ये? दोषोपक्रमणीय, इसका मतलब है दोषों का उपक्रमण यानी उनका इलाज या प्रबंधन। ये अध्याय पूरी तरह से आयुर्वेद की जो नींव है, 3 दोष वात, पित्त, कफ, उन पर ही फोकस करता है। ये बताता है कि भाई इनके गुण क्या हैं, ये क्यों बिगड़ जाते हैं, मतलब बढ़ते या घटते हैं, और सबसे जरूरी कि अगर ये बढ़ गए हैं तो इन्हें शांत कैसे करना है, संतुलित कैसे करना है। असल में ये रोगों के इलाज का पूरा आधार तय कर देता है। अच्छा, ये तो वाकई आधार वाली बात हुई। लेकिन मेरा सवाल ये है कि क्या इस अध्याय में या पूरे ग्रंथ में कहीं भी सीधे सीधे उच्च रक्तचाप या हाई ब्लड प्रेशर जैसा कुछ लिखा है? नहीं, देखें, इस नाम का सीधा जिक्र तो नहीं मिलेगा। उच्च रक्तचाप जो है वो एक मॉडर्न मेडिकल डायग्नोसिस है ना? हाँ, सही बात है। आयुर्वेद रोगों को लक्षणों के समूह मतलब सिम्टम कॉम्प्लेक्स और उनके पीछे जो दोष बिगड़े हैं उसके आधार पर देखता है। तो उच्च रक्तचाप से जुड़े जो लक्षण हमें आज दिखते हैं, जैसे चक्कर आना, सिर दर्द, हाँ बिल्कुल, इन लक्षणों को आयुर्वेद ज्यादातर वात और पित्त दोष के बढ़ने से जोड़कर समझता है। कभी कभी इसे हम रक्तवात जैसी स्थिति, जिसमें वात और रक्त दोनों बिगड़ते हैं, या रक्त पित्त, जिसमें पित्त और रक्त में दिक्कत होती है, उनके लक्षणों से मिलता जुलता देख सकते हैं। अच्छा, यानी ग्रंथ सीधे बीमारी का नाम नहीं ले रहा, बल्कि शरीर में जो गड़बड़ चल रही है, जो दोषों का पैटर्न बिगड़ा है, उसे पकड़ रहा है। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। पैटर्न समझना ही तो आयुर्वेद का सार है। तो इसी नजरिए से हाई बीपी के जो आम लक्षण हैं, जैसे आपने कहा चक्कर आना या सिर दर्द, इनको कैसे देखा जाता है? हाँ, देखिए, जैसे चक्कर आना है, वर्टिगो जिसे कहते हैं, वो अक्सर बढ़े हुए पित्त से जुड़ा होता है। पित्त मतलब गर्मी, तेजी, तो वो एक अस्थिरता लाता है शरीर में। फिर सिर दर्द है, खासकर कनपटी में या सिर के साइड्स में जो होता है, उसे कपाली शूल भी कहते हैं। ये अक्सर वात के बढ़ने का संकेत होता है। वात मतलब गति, दबाव, मानसिक तनाव, बेचैनी, चिड़चिड़ापन। इसमें अक्सर वात और पित्त दोनों का मिला जुला असर दिखता है। अच्छा। कभी कभी नाक से खून आ जाना, नक्सीर फूटना, इसे रक्त पित्त का लक्षण मान सकते हैं। पित्त की गर्मी जब रक्त धातु को प्रभावित करती है। और नींद ना आना या कच्ची नींद आना, जिसे अनिद्रा कहते हैं, ये मुख्य रूप से वात के बढ़ने से होता है, क्योंकि वात मन को चंचल और अस्थिर कर देता है। ये समझना कि लक्षण किस दोष से जुड़े हैं, ये तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो फिर ये जो 13वां अध्याय है, वो इन बढ़े हुए दोषों को, खासकर वात और पित्त को शांत करने के लिए क्या तरीके बताता है? क्या सिर्फ जड़ी बूटियों की बात है? नहीं, सिर्फ जड़ी बूटियां नहीं। आयुर्वेद का नजरिया हमेशा समग्र होता है, होलिस्टिक। ये अध्याय एक पूरी उपचार योजना की बात करता है, जो इस पर निर्भर करती है कि कौन सा दोष ज्यादा बड़ा हुआ है। अच्छा, कैसे? जैसे अगर लक्षण वात वाले ज्यादा हैं, चिंता, नींद न आना, तेज सिर दर्द, तो इलाज का जोर वात को शांत करने पर होगा। इसमें स्नेहन आता है। स्नेहन मतलब शरीर पर तेल लगाना या अंदरूनी तौर पर घी या तेल देना, ताकि वात का रूखापन कम हो।
फिर स्वेदन है यानी हल्का पसीना निकलवाना। कुछ खास तरह की बस्ती यानी मेडिकेटेड एनीमा, खासकर तेल वाली, वात के लिए बहुत अच्छी मानी जाती हैं। खाना गर्म और चिकनाहट वाला होना चाहिए। औषधियों में अश्वगंधा जैसी चीजें हैं जो नसों को बल देती हैं। ये तो बात के लिए हुआ। और अगर पित्त वाले लक्षण ज्यादा हों तो, जैसे चक्कर, जलन, गुस्सा? हाँ, अगर पित्त प्रधान लक्षण है तो इलाज का तरीका एकदम ठंडा और शांत करने वाला होगा। इसमें विरेचन एक मुख्य प्रक्रिया हो सकती है। विरेचन? मतलब एक कंट्रोल्ड तरीके से शरीर से बढ़े हुए पित्त को बाहर निकालना। खाने पीने में ठंडी चीजें, ठंडे पानी से नहाना, औषधियों में आंवला, शतावरी जैसी ठंडी तासीर वाली जड़ी बूटियां दी जाती हैं। सर्पगंधा का भी जिक्र आता है, लेकिन उसे बहुत सावधानी से वैद्य की सलाह से ही इस्तेमाल करना चाहिए। अर्जुन की छाल भी हृदय के लिए अच्छी मानी जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अष्टांग हृदयम बिना हाई ब्लड प्रेशर का लेबल लगाए भी लक्षणों को और उनके पीछे जो दोष बिगड़े हैं उनको समझकर एक पूरी ट्रीटमेंट स्ट्रैटेजी दे रहा है। ये तो सिर्फ सिम्टम दबाने से कहीं ज्यादा गहरी बात हो गई। बिल्कुल, दोषोपकर्मणीय अध्याय का सार ही यही है कि किसी भी रोग का इलाज उसके मूल कारण यानी बिगड़े हुए दोष को ठीक करके करना चाहिए, उसे बैलेंस करके। उच्च रक्तचाप के मामले में भी वात और पित्त को संतुलित करने के लिए आयुर्वेद के 3 मुख्य सिद्धांत काम करते हैं। पहला, शोधन यानी शरीर की सफाई करना, जैसे विरेचन या बस्ती से। दूसरा, शमन यानी दवाओं और आहार से दोषों को शांत करना। और तीसरा, निदान परिवर्तन। निदान परिवर्तन? हाँ, यानी जीवन शैली और खान पान में वो बदलाव करना जिनकी वजह से ये समस्या पैदा हुई थी, रूट कॉज को हटाना। तो इस पूरी चर्चा का, इस विश्लेषण का निचोड़ क्या निकलता है? अष्टांग हृदय में हमें ये दिखा रहा है कि उच्च रक्तचाप जैसी जो आज की समस्याएं हैं, उनको भी उनके लक्षणों और शरीर के अंदर के दोषों, वात पित्त के बिगड़ने के आधार पर समझा जा सकता है और संभाला भी जा सकता है। ये सिर्फ लक्षण दबाने की बात नहीं है, ये जड़ पर काम करने का नजरिया है। बिल्कुल सही कहा। और यहाँ एक सोचने वाली बात ये भी उभरती है, अगर आयुर्वेद किसी बीमारी के नाम या लेबल पर इतना ध्यान न देकर शरीर के अंदर के संतुलन यानी दोषों को ठीक करने पर इतना जोर देता है, तो क्या अपने शरीर की प्रकृति, अपनी दोष प्रवृत्ति को समझना सिर्फ ब्लड प्रेशर के लिए ही नहीं, बल्कि हमारे पूरे स्वास्थ्य और हमारी वेलबींग को बेहतर बनाने की एक अहम चाबी हो सकता है? इस पर विचार जरूर करना चाहिए।